अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑडिट क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो देखिए, ऑडिट को अगर सीधे साधे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो ऑडिट का मतलब है जब कंपनी में कोई बाहर से पर्सन आके या आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई बाहर से किसी दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी आपके डिपार्टमेंट में आता है और चेकिंग करता है, तो उसको सीधे साधे शब्दों में ऑडिट बोला जाता है। ऑडिट दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट और दूसरा होता है इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई एजेंसी का आदमी आ रहा है, जैसे कोई बाहर, इसके मतलब है USFDA अगर आ रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी आ रही है आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में चेकिंग के लिए, USFDA हो गया, CDSCO हो गया, कोई भी पर्सन जो बाहर से आ रहा है जो कि आपकी कंपनी से रिलेट नहीं करता है या आपकी कंपनी का कर्मचारी नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिट। ये सबसे खतरनाक होते हैं। और फिर होता है एक इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि आपकी ही कंपनी का आदमी आपके डिपार्टमेंट में आके चेकिंग कर रहा है। कंपनी का मतलब है जैसे QA के लोग जो होते हैं वो QC में चले जाते हैं चेकिंग करने के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं चेकिंग के लिए, तो इसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिट। ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ऑडिट से ही गलतियां पकड़ में आती है सीधे साधे शब्दों में, कि क्या काम चल रहा है वहाँ पर, सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो बोला गया है वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो गाइडलाइन दी गई है, जो ट्रेनिंग इनको दी गई है उस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का डेविएशन तो नहीं कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिस तो यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें कैसे पकड़ में आती है, ऑडिट के थ्रू ही पकड़ में आती हैं। और ऑडिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं या जितनी भी प्रैक्टिस इंडस्ट्री के अंदर हो रही है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रेनिंग आपको दी गई है, जो CGMP में जो बताया गया है, उस हिसाब से आप लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमको ऑडिट के थ्रू ही क्लियर होता है। साथ ही साथ जब ऑडिटिंग रिपोर्ट आती है आपके पास, जब चेकिंग हो जाती है, तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को। जब वो ऑडिट की टीम जो रिपोर्ट जाती है, तो असली तस्वीर हमको ऑडिट की रिपोर्ट से ही पता चलती है कि बेसिकली ग्राउंड में क्या चल रहा है, लड़के काम कैसा कर रहे हैं। तो उसके बाद ही फिर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर मैं इंटरनल ऑडिट की बात कर रहा हूँ, और साथ एक्सटर्नल ऑडिट भी, जब बाहर से लोग आते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिट में भी वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही फिर कंपनीज जो हैं वो एक्शन लेती हैं और चेंजेस करती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो कंप्लायंस होते हैं वो DQA डिपार्टमेंट कैसे इंश्योर करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लायंस क्या होता है, इस वर्ड का मतलब बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई ऑडिट होता है तो ऑडिट के अंदर ये देखा जाता है, वो गलतियाँ बताते हैं, सर इसको यहाँ पर गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, इसको चेंज कीजिए। तो जो भी चेंजेस ऑडिट में बताए जाते हैं उसे हम कंप्लायंस लेना कहते हैं, कि हमने आपने हमको गलतियां बताई थी उनको हमने सुधार लिया है और ये चेंजेस कर दिए हैं, मतलब ये कंप्लायंस हमने ले लिए हैं। इट इज़ कॉल्ड कंप्लायंस। मतलब ऑडिट्स के दौरान बताई गई जो गलतियां होती हैं उसको सुधार करना ही कंप्लायंस होता है। वो कंप्लायंस बेसिकली चेंजेस ही होते हैं कि आपने जो चीज़ें बोली थी वो हमने कर ली हैं, जो गलतियाँ आपने ठीक करने को बोला था वो हम कर चुके हैं, इसका मतलब है आपने कंप्लायंस ले लिया है। तो उसको इंश्योर कैसे किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, कि जो गलतियां हमने सुधारी थी, जो कंप्लायंस हमने लिए थे वो सही में लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसको कैसे चेक किया जाता है। उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका जवाब आपको ये देना है। देखिए, जब भी कोई कंप्लायंस लिया जाता है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे रेगुलर ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिट करना। देखिए, रेगुलर ट्रेनिंग के दौरान ही फिर आप चेंजेस कर पाओगे। रेगुलर ट्रेनिंग का मतलब ये है क्योंकि लोगों को पुराने तरीकों की आदत हो गई थी, तो आपको उनको रेगुलर वे में ट्रेनिंग देनी होगी, उसका इंपॉर्टेंस बताना होगा, तब जाके वो अपने वर्किंग के अंदर चेंजेस लाएंगे। और फिर आपको बार बार ऑडिट करना होगा, डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट्स करने होंगे, चेकिंग करनी होगी जाके, और ये चेक करना होगा कि जो चेंजेस हमने बताए थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको चेंजेस लाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस पहले होती थी उसको चेंज करना होगा। अब आपको नए बताए गए गाइडलाइंस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट डेवलप करने होंगे, नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करनी होगी। साथ ही साथ जितनी भी SOPs इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगी गई हैं वो भी आपको चेंजेस करने होंगे और उसको भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि SOP को ही लोग फॉलो करते हैं। तो अब आपने कंप्लायंस ले लिया है और उस कंप्लायंस के हिसाब से आपको SOPs को भी चेंज करना होगा, स्पेसिफिकेशंस को भी चेंज करना होगा, क्योंकि सभी लोग उसी को फॉलो करते हैं। अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं होगा तो लोग पुरानी SOPs को ही फॉलो करते रहेंगे और आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, कोई भी कंप्लायंस नहीं दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, जब आप कंप्लायंस ले रहे हो तो आपको SOPs को भी चेंज करना होगा। साथ ही साथ जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी रेगुलेटरी गाइडलाइन, खासकर यहाँ पर मैं USFDA की बात कर रहा हूँ, कोई भी USFDA के अंदर CGMP गाइडलाइन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी उनको फॉलो कराना होगा। अगर आप फॉलो नहीं कराओगे
तो फिर वो चीज़ ऑडिट के अंदर पकड़ में आएगी। तो ज़रूरी ये है कि आपको अपडेटेड रहना होगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि CGMP के अंदर ये चेंजेस आ गया है, US FDA के अंदर ये चेंजेस आ गया है, तो तुरंत आपको इंडस्ट्री में इस चीज़ को चेंज करना होगा, लोगों को उसके लिए ट्रेन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस उस तरह से आपको करनी होगी, तब जाके आप इन चीज़ों से फॉलो कर पाएंगे और कंप्लाइंस ले पाएंगे। अगर आप ये सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भले ही आप बड़े लेवल पे आप कंप्लाइंस ले लो, बट वो नीचे ज़मीनी स्तर पे वो कंप्लाइंस नहीं फॉलो किए जा पाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये सारे एक्शन जो आपको लेने होंगे, तभी जाके DQA डिपार्टमेंट ये चेक कर पाता है कि जो कंप्लाइंस हमने लिए थे, जो गलती के अंदर हमने सुधार किया था, वो जेन्युइन वे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है DQA डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके के प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसको सीधे साधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हम कोई प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा या ऐसी एक स्टेप होगी जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर हमको कोई दिक्कत आ सकती है। तो उससे रिलेटेड पहले से हमको प्लानिंग करनी है कि उस पॉइंट में इस प्रॉब्लम को हम कैसे हटा सकते हैं और प्रोडक्ट हमारी प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। या अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम उस समय क्या एक्शन लेंगे, क्या हमको करना होगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को ही रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो भी हम एक्शन लेंगे या हमको लग रहा है कि इस स्टेप के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएगी और जो भी हम स्टेप लेंगे उसके अगेंस्ट, उस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से ना हो, वो अपने हिसाब से आपने कुछ ले लिया। नहीं, रेगुलेटरी गाइडलाइन के अंतर्गत रहते हुए ही हमको वो एक्शन लेना है। जो भी हम मैनेजमेंट देखेंगे वहाँ पर जो भी चीज़ मैनेज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा सकता है, अगर DQA की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि डेविएशन क्या होता है और DQA डिपार्टमेंट इसको कैसे हैंडल करता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, डेविएशन का मतलब सीधे साधे शब्दों में आपको बता देता हूँ कि जब भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या QC डिपार्टमेंट हो, हमको SOP दी जाती है या स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें सब चीज़ें करनी होती है। मतलब जो लिखा हुआ है वही हमको करना है। अगर आपको QC के अंदर कोई टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। स्पेसिफिकेशन में जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और वही आपको करना है। बट अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं और अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन अगर पकड़ा जाता है कि ये बंदा जो है वो डेविएशन कर रहा था तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पहली बात तो ये काम फिर DQA देखता है। अब इस डेविएशन अगर हो गया है, कोई भी एनालिस्ट QC के अंदर डेविएशन कर रहा है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है वो डेविएशन करता हुआ पाया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप डेविएशन ये भी बोल सकते हैं कि आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, वो टेस्ट फेल हो गया, तो यहाँ पर अगर मशीन की गलती नहीं है तो फिर वो आपकी गलती मानी जाएगी। और आपकी गलती का मतलब है कि आपने वहाँ पर डेविएशन किया है, क्योंकि अब आपने SOP को फॉलो नहीं किया है, इसीलिए ये टेस्ट फेल हुआ है। सीधी सी बात है। तो ये भी एक तरह का डेविएशन होता है। तो जब डेविएशन हो जाता है तो DQA डिपार्टमेंट जो है वो डेविएशन को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। साथ ही साथ डेविएशन क्यों हुआ उसकी जांच की जाती है। आपसे बुला के आपसे पूछा जाएगा कि क्या गलती हुई, किस वजह से ये एनालिसिस फेल हुआ, उसका रीज़न क्या था, और उस डेविएशन को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो भी DQA डिपार्टमेंट लेता है। और अगर ठीक हो करने के बाद, मतलब आपने कोई एक्शन लिया और उसके बाद भी ये चीज़ ठीक नहीं हुई और बार बार डेविएशन हो रहा है, तो फिर हमको कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है। तो वो काम भी DQA का होता है कि वो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी लेता है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। और इन सभी प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करने का काम भी DQA डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको इस डिपार्टमेंट से पूछा सकता है, क्वेश्चन बहुत ईजी है कि कापा क्या होता है। कापा का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सीधे साधे शब्दों में आपको बताता हूँ कि कापा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, QC के अंदर हमारे प्रोडक्ट की चेकिंग हो रही है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब हम उसमें हम जांच करते हैं और ये इशू हमको पता चलता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई ऐसी स्टेप है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या करा कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस स्टेप को चेंज करेंगे। वो चेंज करके हम फिर चेक करेंगे कि अब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या आ रहा है। अब हम जब चेंज करते हैं और हम ये पाते हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो चुकी है,
तो उस चेंज का प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना, और उस डॉक्यूमेंटेशन में हम ये बताते हैं कि पहले क्या दिक्कत आ रही थी और हमने ये चेंज क्यों किया, और इस चेंज को करने से अब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करना, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब हमने करेक्ट किया और प्रिवेंट किया उन प्रॉब्लम्स को, है ना। समझ गए मेरी बात को। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अगर हमको किसी प्रोसेस में, किसी प्रोसीजर में कोई चेंज करना पड़ रहा है तो इसे बोला जाता है कापा, और इसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी होती है। तो ये सीधे साधे शब्दों में कापा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, टीक्यूए में डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन फार्मा इंडस्ट्री में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोसेस हुई है, कोई भी प्रोसेस हुई है, चाहे आपने कोई प्रोडक्शन किया हो या आपने कोई टेस्ट लगाया हो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर, कुछ भी किया हो, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई है। किसी भी प्रोसेस को होने का प्रूफ यही होगा कि उसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना चाहिए। अगर उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वो प्रोसेस हवा में है, कुछ भी नहीं हुआ है वो, क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोसेस का सबूत है जो आप किसी भी एजेंसी के सामने बताते हो कि सर ये प्रोसेस हुई थी और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें उसके ग्राफ हो सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी, सील साइन, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो अवेलेबल होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके का एक सबूत होता है उस प्रोसेस का, और ये बताता है कि ये प्रोसेस सच में हुई है और इसमें ये लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होने वाली कोई भी प्रोसीजर हो गया, कोई भी प्रोसेस हो गई, कोई भी एक्टिविटी हो गई, या कोई भी रिजल्ट आपके पास आया है, उसका रिटर्न रिकॉर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही हमको पता चलता है। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है तो उसको ट्रेस करने में भी इन डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अकाउंटेबिलिटी बताने में, मतलब किन पर्सन ने इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हमको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही पता चलती है। साथ ही साथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सभी रेगुलेटरी गाइडलाइन, चाहे वो CGMP हो, USFDA हो, CDSCO हो, कोई भी रेगुलेटरी गाइडलाइन होगी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जब भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑडिट होगा तो वहाँ पर वो लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ही चेक करते हैं। मतलब पूरा का पूरा ऑडिट जो होता है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो मान लीजिए कि आपका ऑडिट फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो बनाने ही बनाने हैं, और वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन ही बनाने हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जो है वो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी गाइडलाइंस में मांगी गई है वही आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करनी होती है। अगला और आखिरी क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। इसका जवाब आपको ये देना है कि इसका बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस वो यही होते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, सही डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो टाइम है मतलब करंट हो, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस हुई है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से ही होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी डेविएशंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना, उनका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करना। साथ ही साथ अगर कहीं पे कापा लेना पड़ रहा है, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ रहा है, तो उसका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना और सही तरीके से उसको मैनेज करना। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आती है। इसके लिए ये समय समय पे डिपार्टमेंट्स के लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ ही साथ रेगुलर ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स को कंडक्ट करवाते हैं, और डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो QC के हो, प्रोडक्शन के हो, उनके साथ रेगुलर टच में रहते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसी के द्वारा ही वो प्रॉपर वे में अपना काम जो है वो सही तरीके से कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट QA के अंदर रहते हुए भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स के साथ में कनेक्ट में रहता है और उस पर अपना इम्पैक्ट डालता है। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है ये कि यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको केवल ऑफिस के अंदर बैठना है और 9 to 5 काम करके घर निकलना नहीं। यहाँ पर आपको समय समय पे हो सकता है इंटरनल ऑडिट करना पड़े, ट्रेनिंग देनी पड़े लोगों को, और उसी के बाद ही आप अपना काम जो है वो सही कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप केवल ऑफिस के अंदर बैठे रहेंगे और बाहर क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो इस डिपार्टमेंट के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके साथ इनको डील करना होता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो मुझे इस वीडियो के अंदर बोलना चाहिए था या आपको बताना चाहिए था, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।